ट्रांसफर कर देते हैं मेन जो है पोस्ट लॉन्च है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और हमारे हरियाणा के प्रभारी भाई वरुण चौधरी, उनके साथ हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं गुड़गांव से हमारे भाई अभिषेक यादव, और हमारे भाई उनके साथ आए हैं लक्ष्य यादव। तो ये आज हमारी प्रेस वार्ता है। ये हमारे एक एनएसयूआई की पूरे देश भर में अभी शिक्षा दिवस के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी ने एआईसीसी के अंदर शिक्षा बचाओ और देश बचाओ एक राष्ट्रीय कैंपेन है, उसको लॉन्च किया था। और पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से ये शिक्षा बचाओ और देश बचाओ कैंपेन को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर अब जैसे कल हमारा कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम है, तो इसी प्रकार से छात्र संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर इस शिक्षा बचाओ और देश बचाओ कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हमारे वरुण चौधरी जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रभारी हैं, वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। आप सभी मेरे मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में। हमने अभी हाल ही में एक एनएसयूआई ने राष्ट्रीय लेवल पे हमारे कैंपेन लॉन्च करा है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ महीनों पहले बीजेपी ने, जैसे वो एक खुफिया रास्ते से और बाकी पॉलिसीज लाते हैं, एक ऐसे ही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। और वो उस समय लेके आई जब उस पॉलिसी के अलावा छात्रों के जीवन में और बहुत गंभीर चीजें थी कि कोरोना की महामारी चल रही थी। छात्र पिछले 1-1.5-2 साल से फीस को लेके, एग्जाम्स को लेके और ढेरों परेशानियों में गुजर रहे थे। उस समय पीछे के एक रास्ते से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, जिसका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं कि ये पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे देश की शिक्षा को एक निजीकरण की तरफ लेके जा रही है। दूसरा, इस पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं कोई भी रिजर्वेशन की बात को नकारा गया है, कहीं भी किसी भी तरीके के रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई है। तीसरा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देश में कोई भी पॉलिसी का ड्राफ्ट आए या कोई भी पार्लियामेंट के अंदर बिल आता है तो उससे पहले सबसे पहले वो जिस लोगों के लिए होता है, जैसे कि आपने हरियाणा और तो खुद उस चीज से पीड़ित है कि ये 3 कृषि कानून लेके आए तो किसी किसानों से इस पर चर्चा नहीं हुई। ऐसे ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए तो छात्रों से इसको लेके कोई कंसल्टेंसी शुरू नहीं करी इन्होंने। और उस समय लेके आए जब कोरोना की महामारी में छात्र अपने घर पे बैठा था और देश के सारे विश्वविद्यालय और स्कूल्स बंद थे, जब ये पीछे के रास्ते से इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आए, तो हम इसका पूर्ण रूप से बिल्कुल खंडन करते हैं। और इसमें जैसे कि ये बोलते हैं जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए कि हम जीडीपी का 6% इसमें न्यू एजुकेशन बजट में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर हम इनकी इसी बात को करें कि 2014 से लेके 2021 तक जो इनका एजुकेशन बजट रहा है उसमें खुद ही कटौती करते आ रहे हैं, तो एक बेवकूफ बनाने का जैसे और भी बिल्स में इन्होंने एजेंडा रखा था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने पॉलिटिकल हथियार का काम करने के लिए देश के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कोई पॉलिसी आपको लेके भी आनी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो सबसे पहले इस देश के जिन लोगों के लिए पॉलिसी आ रही थी कि छात्र छात्राओं के लिए, उनसे इसकी चर्चा करनी थी। और इस देश में बहुत ही बड़े एकेडमिशियंस हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनसे भी इसमें कोई डिस्कशन नहीं करी गई, ना कोई छात्रों से डिस्कशन करी गई। तो हमारी आज की जो प्रेस वार्ता थी, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। दूसरा हमारा जो मुद्दा था हरियाणा में, एक तो हरियाणा में हमारे जो खट्टर साहब हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने हरियाणा का नाम इतना रोशन कर दिया कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचता जा रहा है। नंबर 1 कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आरटीआई के माध्यम से पता लगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। तो एक तो हरियाणा बेरोजगारी से जूझ रहा है, और साथ के साथ हरियाणा में कोई भर्तियां निकलती नहीं है, और भर्तियां निकलती हैं तो जिस दिन भर्ती निकलने का एग्जाम की अनाउंसमेंट करते हैं और जिस दिन एग्जाम होना होता है तो उससे पहले पता लग जाता है कि उसका पेपर लीक हो गया। हाल ही में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम थे तो उसका पेपर लीक हो गया। तो एक छात्र किसी एग्जाम की तैयारी करता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसकी सालों की मेहनत लगती है, वो अपने उसका परिवार अपनी कैसे कैसे उसकी कोचिंग की फीस भरता है, कैसे कैसे एग्जाम की तैयारी करता है। तो खट्टर साहब का मुझे लगता है और हरियाणा की सरकार का जो जज्बा और बीजेपी की गवर्नमेंट है कि इतने पेपर लीक हरियाणा में, मैंने पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतने पेपर लीक की घटना नहीं सुनी जितनी खाली हरियाणा में हर एक भर्ती से पहले पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है। तीसरा सबसे एक और हरियाणा में हमारा छात्रों को लेकर इश्यू चल रहा है कि हरियाणा के अंदर टोटल हमारे कॉलेजेस हैं 172। तो
तो मेरे साथ मेरे हरियाणा के एनएसवाई के पदाधिकारी बैठे हैं, दीपांशु बंसल। इन्होंने खुद आरटीआई के माध्यम से ये नॉलेज आयर करी, जो सरकार खुद ही हमें बता रही है कि लगभग हमारे 172 हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर 104 में हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कुछ 6-7-8 साल में हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने कितना गिरा दिया है कि, और कितना सीरियस है छात्रों के जीवन को लेके कि 172 कॉलेजेस में से 104 में हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है। उसके बाद 2015 में इन्होंने नए कॉलेजेस का स्कूल्स खोलने का वादा करा, तो लगभग 67 इन्होंने कॉलेजेस खोले, लेकिन खाली कागजों में खोले। अब अगर ये भी हमारे आरटीआई के माध्यम से पता चला कि जो 67 कॉलेजेस खुले, वो कॉलेजेस कहाँ पे चल रहे हैं ये जान के आप भी हैरान होंगे। या तो किसी मंडी में वो कॉलेज चल रहा है, या किसी समुदाय भवन में वो कॉलेज पेपर के नाम पे दिखा दिया कि समुदाय भवन में चल रहा है। तो जो शिक्षा का स्तर ये गिराने का शुरू करा है, वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है खट्टर सरकार। तो हम इस प्रेस वार्ता में ये इश्यूज भी उठाते हैं, और पूरे हरियाणा में हमारा कैंपेन चलेगा शिक्षा बचाओ देश बचाओ, जिसमें हम जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका हम खंडन करते हैं, उसके खिलाफ करते हैं कि ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है। और अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इस देश में गरीब के बच्चे के लिए कोई भी स्कूल कॉलेजेस नहीं बचेगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, प्राइवेट हो जाएगा। तो आप फिर जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की तो फीस का क्या हाल है। और आपने हाल ही में मेडिकल कॉलेज का जो इशू था 6 महीने पहले, कि मेडिकल कॉलेज में भी किस तरीके से फीस, मतलब 10 गुना फीस बढ़ा दी थी हरियाणा में, तो वो आप पहले से पहले हरियाणा में देख रहे हैं। तो एक तो हमारा कैंपेन हो गया, दूसरा मैंने आपसे कॉलेजेस का बता दिया कि हमारे 172 कॉलेजेस थे जिसमें 104 में प्रिंसिपल नहीं है। तीसरा, हरियाणा में जॉब्स का इशू है कि नौकरी तो है ही नहीं। और एक और विडंबना इतनी बड़ी हो गई है कि अब पेपर लीक की घटना, आप लोग, हमें मीडिया के माध्यम से भी रिपोर्ट्स मिली थी कि पेपर लीक, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन पता लगता है पेपर लीक हो गया। और अभी तक इन सारे इश्यूज को लेके अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और कोई भी हरियाणा का जो इनका मंत्री है, जितने रह गए, कोई भी छात्रों के जीवन को लेकर सीरियस होता तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला अभी तक छात्रों के बदलाव के लिए ले चुके होते। तो यही हमारा हरियाणा में, कल हमारी कुरुक्षेत्र में हमने स्टूडेंट इंटरेक्शन भी रखा है, तो हम छात्रों से संवाद करेंगे और उनको जागरूक करेंगे और बताएंगे किस तरीके से हरियाणा की सरकार और मोदी जी की केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस भी मुझसे हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत तारीफें कर रही है, कह रही है गेम चेंजिंग साबित होगी, ये आप लोग आलोचना कर रहे हो, क्या लगता है, मतलब बेसिक अगर फंडामेंटल्स कमियां देखी जाए तो कहाँ कमियां है? क्या नई शिक्षा नीति नहीं बननी चाहिए? क्या देश को जरूरत नहीं है? नहीं, शिक्षा नीति आपको कोई भी पॉलिसी किसी के लिए भी बनानी है, सबसे पहले तो जिसके लिए पॉलिसी बनानी है पहले से उनसे कोई इंटरेक्शन हुआ हो। पिछले 2 साल से कॉलेजेस बंद है, इससे पहले एनएसवाई बार बार उठाती रही है। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हम लोगों को मजबूर तक करा कि कोरोना की महामारी के दौरान भी हम लोग अपने घरों से निकले और हमने छात्र आंदोलन करे और प्रदर्शन करा। तो कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसमें पहले छात्रों से संवाद करे। तो कोई भी मुझे देश में बता दे अभी तक हरियाणा के अंदर भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई एचआरडी मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मोदी जी या और भी इनके जो नेता हैं वो हरियाणा में आए, किसी भी विश्वविद्यालय में या कोई स्टूडेंट इंटरेक्शन करा कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं आपके, वो खाली एक मीडिया के माध्यम से और खाली ट्वीट के माध्यम से कन्वे कर देते हैं कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, उसका हमारा ड्राफ्ट तैयार है, आप लोग पढ़ लीजिए। तो आप या तो छात्र संवाद करें। दूसरा, आप पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उस पॉलिसी में कहीं भी रिजर्वेशन की बात नहीं है। अब पॉलिसी जैसे हमने भी देखी, उसका ड्राफ्ट आया। तीसरा, वो पॉलिसी मोटा मोटा ये समझ आती है, अगर आप उसके ब्लूप्रिंट देखेंगे, कि कहीं ना कहीं वो पॉलिसी शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाती है। तो वैसे ही हरियाणा में तो अभी मेडिकल कॉलेज का हमने हाल ही फिलहाल में 6-7 महीने पहले देखा कि मेडिकल कॉलेज की फीस 10 गुना बढ़ा दी, गवर्नमेंट कॉलेज की भी, ऐसा नहीं खाली प्राइवेट की, गवर्नमेंट कॉलेज 10 गुना फीस बढ़ा दी। तो आप देखेंगे कि जब वो अभी उसका बेस बनाने तैयार हो गए, तो कल को ये जब पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे तो कितनी महंगी शिक्षा हो जाएगी, तो गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा। और अगर आपको छात्रों के जीवन से इतना प्यार है, जैसे आपने कहा मुझसे कि वो एक बड़ा गेम चेंजिंग होगा, छात्रों का जीवन बदल जाएगा, तो हरियाणा के अंदर भी आप देख लीजिए कि कैसे छात्रों का जीवन बदल रहे हैं। डेली पेपर लीक की घटना आ रही है, बेरोजगारी पे नंबर 1 है। तो पहले जो मेन मुख्य चीजें, मुख्य छात्र जो से अभी जूझ रहा है हाल ही में कोरोना से, वो फीस का आप खुद देख लीजिए। तो पहले उन्हीं का संविधान निकाल दें, उन्हीं का कुछ फायदे की चीज निकाल दें, तो हम बड़ी चीजों करते अच्छे लगते हैं। नहीं, हमारी 3 या 4 दिक्कतें हैं, रिजर्वेशन उसका एक पार्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट आया है, उसमें स्किल्ड एजुकेशन को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, और वो होनी भी चाहिए। बिकॉज जो मौजूदा समय की एजुकेशन पॉलिसी है उसमें देखें तो जो हम पढ़ते हैं वो हमारे आगे जीवन में काम नहीं आता।
सर मैं आपको बताता हूँ, जो आपने कहा कि टेक्निकली बताइए सर। टेक्निकली बताता हूँ। जैसे आपने करा स्किल एजुकेशन की बात, तो आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं एजुकेशन उन्होंने जो ड्राफ्ट कॉपी करा है वो जो अमेरिकन एजुकेशन से कॉपी करा। अमेरिकन एजुकेशन में 6 से 7 साल की पीएचडी होती है। तो आप कहीं ना कहीं खुद ये कह रहे हैं कि हर साल आपने ये कहा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को तुरंत सर्टिफिकेट दे देंगे, आप इसकी बात कर रहे हैं। और साथ के साथ इसमें सबसे बड़ा जो लैंग्वेज इशू आने वाला है, इन्होंने बोला है कि 4th क्लास तक जो बच्चों की पढ़ाई होगी वो उनके स्टेट की निजी लैंग्वेज में होगी। वो उन्होंने ऑप्शन दिए, स्टेट को ऑप्शन दिए कि अगर आप चाहते हैं और कोई भी पॉलिसी हिंदी में करवा देते हैं सर। नहीं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे आज की डेट में, अगर आप बुरा मत मानिएगा, आपका खुद का भी, साउथ इंडियन मान जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती थोपने वाली बात होगी। आपने लैंग्वेज की क्लैरिफिकेशन भी नहीं है उसमें, आप ऑप्शन में देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी भी है, मैं मानता हूँ शिक्षा को हमेशा डिसेंट्रलाइज तरीके से करना चाहिए कि भाई हर स्टेट में अलग चैलेंजेस, अलग शिक्षा का वो होता है। अब जैसे मैं बताऊं, कई हमारे स्टेट होंगे, आप इनके साथ का बयान भी देख लीजिए कैसे आते हैं। अभी केरला के स्टूडेंट्स की परसेंटेज ज्यादा आ गई तो उसको ये अलग नाम देने उन्होंने शुरू कर दिया था। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा होगा चर्चा। तो कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, तो वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है। और इंप्लीमेंट तो छोड़िए, आप जो आपसे मेरी स्किल को लेकर चर्चा हो रही थी, इन्हीं की सरकार ने 2013 में जब 4 ईयर कोर्स आया था, आपको याद होगा, तो डंके की चोट पर आप निकाल के भी देख लेंगे, इनके बड़े बड़े सुषमा स्वराज जी का, जिनका आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके बड़े बड़े नेता 4 साल की ग्रेजुएशन के तो खिलाफ थे, और आज इन्होंने खुद 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी। जो आपको याद होगा 4 ईयर कोर्स आया था कि 4 साल में बच्चे की शिक्षा में इतना नुकसान हो जाएगा, इतना भारी बोझ पड़ जाएगा, और आज ये अपने उसी खुद बयान पे पलट के, और जो अमेरिकन पैटर्न है उसमें 6 से 7 साल की पीएचडी होती है। और अभी हमारे जो था 10+2 का जो ऑलरेडी एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही थी, उसके कई सारे कारण थे उस पॉलिसी को चलने के बाद, कि उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं स्किल की बात। अब जो हमारा बच्चा है, मैं इस कमरे में किसी को भी, आपके भी बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, हमें हिंदी से हम कोई खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं हिंदी में हमें पढ़े, लेकिन हिंदी के साथ साथ जो हमारी और रीजनल लैंग्वेज है वो भी पढ़े, और इंग्लिश भी हम साथ में पढ़े। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका बच्चा, क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट हो गई है, आप हर कोई अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारा बच्चा भाई मल्टीनेशनल कंपनी में जाए, तो मैं मानता हूँ उसमें एक ऐसा मीडियम ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए जो उसके कम्युनिकेबल और उसके लिए बहुत आसान रहे उस कंपनी में काम करने में भी। तो वो सब चीजों को देखते हुए इन्होंने स्किल, एक बहाना है कि एक बड़ा भोकाल मचाया और ट्वीट करने शुरू करे कि ये गेम चेंजिंग चीज होगी। गेम चेंजिंग चीज आपके सामने ही है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हाल ही में पेपर लीक हुए हरियाणा में, पुलिस सर्विसेज का पेपर लीक हुआ सब इंस्पेक्टर का, और डेली एक पेपर लीक, जब पता लगता है कि हरियाणा में नई भर्तियां निकल रही हैं, भर्तियां निकलने के बाद उसका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने से पहले पता जाता है तो पेपर लीक हो गया। इसको लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई ठोस कदम अभी तक उठाया तो आप मुझे बता दीजिए, या खुद बयान। देश में ये हिंदुस्तान सबसे युवा देश आज की डेट में है, पूरे दुनिया में सबसे युवा हिंदुस्तान के अंदर है परसेंटेज वाइज। तो इसमें सबसे ज्यादा बात युवाओं की होनी चाहिए, और युवाओं की बात करनी है तो मैं मानता हूं सबसे पहले उनकी जॉब्स की और उनकी शिक्षा की बात होनी चाहिए। तो हरियाणा के अंदर शिक्षा को लेके और नौकरियों को लेके मुझे तो नहीं लगा पिछले 1-1.5 साल में कोई भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई भी बड़ा कदम उठाया हो, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी प्रेस वार्ता में या कोई छात्रों से कोई बड़ा संवाद करा हो कि मैं आपके लिए नई चीज लेने आता हूँ। तो लोकलाइज के लिए जो 75% का जो आरक्षण दिया गया उसको किस तरीके से देखिए? 30,000 अगर पूरा आपने सुना हो तो 30,000 की सैलरी तक जो है वो आरक्षण रहेगा, खास करके हरियाणा के युवाओं के लिए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं सर, हरियाणा में नौकरियां नहीं निकल रही हैं। आप मुझे बता दीजिए कितने सरकारी पद खाली हैं। ये उस चीज को छुपाने के लिए एक नया मैनिपुलेट करके ऐसी चीज लाएंगे कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। ऑलरेडी आप मुझे बता दीजिए कितने सरकारी पद खाली है। मैंने बता दिया, अगर ये सीरियस होते 172 हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा में, 104 में प्रिंसिपल नहीं है। क्या कोई भी स्कूल कॉलेजेस बिना टीचर के या बिना प्रिंसिपल के चल सकता है? तो वो तो इन्होंने एक आरक्षण का वो एक डाइवर्ट करने के लिए एक वो फेर दिया। आप उनसे कहिए, आपने आरक्षण निकाला, आप नौकरी बताइए हर साल कितनी देंगे हरियाणा में, और कितनी आपने प्लेसमेंट कर दी हो। जब आप एक नॉर्मल एग्जाम कंडक्ट कराने में एक सरकार फेल हो जाए तो नौकरी तो मैं मानता हूं उनसे बहुत दूर की बात है। और हरियाणा में मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का नाम खट्टर जी ने इस चीज में रोशन जरूर कर दिया कि नौकरियां दिन पर दिन कैसे कम हो रही हैं और बेरोजगारी में हरियाणा कैसे कैसे बढ़ रहा है। एक नया बयान सामने आया था एक्ट्रेस कंगना रनौत का, उसको लेकर एनएसयूआई जो है वो नेशनल लेवल पे भी चुटकुले चला रही है, उसको लेकर मैं खुद, मेरा परिवार बहुत बड़ा देशभक्त रहा है, और हम खुद जिस पार्टी से आते हैं उसका आजादी की लड़ाई में जो योगदान है, मैं नहीं मानता इस देश में कोई भी उसको नकार कर। कल पंडित नेहरू जी का भी जन्मदिन था तो हम लोगों ने उनको फोन करा। हम कंगना रनावत के बयान से
बिल्कुल उसकी खिलाफत करते हैं। इमीडिएटली उसको जो राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है उससे वो अवार्ड वापस लेना चाहिए, और कंगना रनावत जी पर ये एंटी नेशनल बयान को लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल, कि देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके परिवारों से सबका एक जितना बड़ा अपमान कंगना रनावत जी ने इस बयान से करा है, वो मैं नहीं मानता कि आपकी इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं उसके बयान से तो लगता है सब लोग कंडम करेंगे, और उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और वो गिरफ्तार भी होनी चाहिए, उन्होंने इतना जो है एंटी नेशनल बयान दिया। आप किसी और के कोई सवाल? थैंक यू।